सभी लोगों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। तो इस सीरीज पर हमने प्रथम भाव से शुरू करी थी। प्रथम भाव से लेकर आज हम छठे भाव तक पहुँच गए। तो छठा भाव हमारा कौन सा भाव है? रोग रिपु ऋण का भाव है। और छठा भाव होता कौन सा है? वैसे मैं अक्सर अपने सभी वीडियोस में बताने की कोशिश करती हूँ भाव से संबंधित। अभी यहाँ पर कोई भी अंक है, आप अंक को भूल जाइए। केवल एक ऐसी एक कुंडली आपके सामने होगी और आपको इसमें भाव देखने हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। यह हमारा प्रथम भाव है, उसके बाद ये द्वितीय भाव है, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव। और आज हम जिस भाव की बात करेंगे वो भाव होगा हमारा छठा भाव। इसे हम बोलते हैं रोग रिपु ऋण का भाव। तो यहाँ पर आपका कौन सा अंक लिखा है ये हमने देखना है। अगर हमारा अंक यहाँ पर, अगर हम मेष लग्न से बात करें, ये लग्न है, अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो यहाँ पर हमारा 6 नंबर होगा। मेष लग्न से हम शुरू करें तो हम आज अपने छठे भाव के स्वामी को भी पहचानेंगे, कौन हमारा छठे भाव का स्वामी है। यहाँ पर अगर 1 नंबर है तो यहाँ पर 6 नंबर होगा, यानी कि हमारा जो रोग रिपु ऋण के स्वामी हैं वो हमारे बुध हैं। अब इस पूरी जन्म कुंडली में हमारे बुध बैठे कहाँ पर हैं? ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। तो इन 12 भावों में आपके बुध कहाँ बैठे हैं? ये मेष लग्न की बारी हो गई। इसके बाद अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न में जो हमारे षष्ठेश होते हैं वो षष्ठेश हमारे होते हैं शुक्र। तो यहाँ पर हमारा 7, यहाँ अगर 2 अंक लिखा है तो यहाँ पर हमारा 7 अंक लिखा होगा। मिथुन लग्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा 8 नंबर डला होगा। और अगर हम कर्क लग्न की बात करें, यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो यहाँ हमारा 9 नंबर लिखा होगा। और अगर हम सिंह राशि की बात करें तो हमारे जो षष्ठेश होंगे वो शनि होंगे, यहाँ पर हमारा 10 नंबर लिखा होगा। और अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो हमारा यहाँ पर 11 नंबर पर लिखा होगा। और अगर हम तुला लग्न की बात करें तो यहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा। तुला लग्न के बाद अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर लिखा होगा। और वृश्चिक लग्न के बाद अगर हम मकर लग्न की बात करें तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर होगा। और अगर हम यहाँ पर से बात करें कुंभ लग्न की, कुंभ यहाँ पर हमारा अगर 11 नंबर है, 11, 12, 1, 2, 3, 4 नंबर हमारा यहाँ पर होगा। और जैसे यहाँ पर हमारा मैंने अभी बताया था मकर लग्न है, तो मकर लग्न में मकर यहाँ पर 10 अंक लिखा होगा। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 बुध हमारे यहाँ पर को जो होगा वो हमारा षष्ठेश होगा। और कुंभ में हमारे यहाँ पर को 11, 12, 1, 2, 3, 4 यानी कि चंद्रमा हमारे षष्ठेश होंगे। अब अगर हम मीन लग्न की बात करें तो यहाँ पर हमारा 5 अंक आएगा, यानी कि हमारे सूर्य जो है वो षष्ठेश बनेंगे। ये मैंने आपको आपके सारे लग्न के अनुसार आपके छठे भाव के स्वामी बता दिए। यह हमारा प्रथम भाव होता है, प्रथम के ठीक सामने हमारा सप्तम भाव होता है। और यह हमारे केंद्र के घर होते हैं 1, 4, 7 और 10, इनको केंद्र बोलते हैं। और ये हमारे त्रिक भाव होते हैं 6ठा, 8वां और 12वां, इन्हें त्रिक भाव बोलते हैं। तो इसके बाद मैंने आपको जैसे समझा दिया कुंडली में कि हम अपने कैसे षष्ठेश को कैसे पहचाने और कहाँ हमारे इतना आप देख लेंगे कि आपके षष्ठेश कहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें षष्ठेश की, कुंडली में जो सबसे शुभ ग्रह होते हैं वो हमारे 2 ग्रह होते हैं। सबसे शुभ ग्रह जो कभी भी कुंडली में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं वो है शुक्र और गुरु। गुरु ज्ञान के प्रतीक है, शुक्र हमें ज्ञान के साथ साथ भोग, ऐश्वर्य, धन सब कुछ देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी धन भाव के जो स्वामी हैं वो हमारे शुक्र ही है। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारी कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी हमारी लग्न में आकर बैठ जाए, अब अगर छठे भाव का स्वामी लग्न में आकर बैठ जाए, अब अगर ये शनि है, मंगल है, सूर्य है कहीं से भी, तो ये शनि तो पाप ग्रह हो गए और सूर्य और मंगल जो हो गए वो क्या हो गए,
वो हमारे क्रूर ग्रह हो गए, ये पाप ग्रह नहीं होते हैं। ऐसे में क्या होगा, जब यहाँ पर ये आके बैठ जाते हैं तो अगर ये मित्र ग्रह है, मित्र ग्रह होने में क्या होता है, मित्र होने के साथ यह आपको साहसी बना देंगे, निडर, कोई भी काम करने में आपको सफलता देंगे, मित्र होंगे। अब अगर ये मित्र नहीं हुए और छठे भाव का स्वामी हमारे लग्न वहां पर आकर बैठ जाएगा, तो ये अगर शनि, अगर कहीं से भी शनि हो गए तो ये हमारे कार्यों को विलंबित करना, कार्य तो सब होगा लेकिन फिर देर से होगा। जिस चीज़ की जरूरत हमें अभी है वो अभी नहीं होगा, वो कुछ समय के बाद होगा वही जो आप चाहेंगे, लेकिन उस समय नहीं जिस वक्त आपको जरूरत है। रोग रिपु ऋण का स्वामी अगर लग्न में आकर बैठ जाए और मित्र नहीं है तो ये रोगी भी बना देता है, ये आलसी बना देता है। कोई भी काम करने में जातक 10 बार सोचता है और उसके बाद उसको लगता है नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। यहीं पर अगर ये मित्र है तो ऐसा जातक शूरवीर होता है, पराक्रमी होता है और हर काम अपने पराक्रम से ये कर लेता है। अब हम अगर बात करें दूसरे भाव, धन भाव, दूसरे भाव में जाकर अगर हमारे छठे भाव का स्वामी बैठ गए तो अगर ये कहीं से भी मित्र ग्रह है तो ऐसे जातक को अचल संपत्ति भी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर बैठ के ये कहाँ देखेंगे, आपके द्वितीय भाव को, आपके अष्टम भाव को देखेंगे। तो आकस्मिक धन लाभ होना, ऐसे लोग जब जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में पैसा लगाते हैं उन्हें धन की भी प्राप्ति होती है। लेकिन ये अगर शत्रु ग्रह है तो आपकी घर में जो पारिवारिक, आपके पैतृक जो संपत्ति होती है, ऐसे लोगों को क्या होता है, उस पैतृक संपत्ति के लिए अपने ही भाई बहनों से लड़ना पड़ता है। कई बार आप देखना, भाई ही नहीं बहनें भी उस संपत्ति के लिए झगड़ा करती हैं। वो कब होता है, जब आपका द्वितीय भाव का, छठे भाव का स्वामी आपके दूसरे घर में आकर बैठ जाएगा। अगर वो जब मित्र भी नहीं है, पाप ग्रह है, तब ऐसा ज्यादा होता है। और ऐसे में वो अपना जो धन का नाश होता है वो अपने कोर्ट कचहरी इत्यादि इन्हीं विवादों में उसका धन बहुत ज्यादा जातक का खर्च होता है। और मित्र ग्रह है तो ऐसे में कई बार नैनिहाल पक्ष से भी, कई बार चाचा या आकस्मिक धन लाभ, ये सारी चीजें भी होती हैं। अब छठे भाव का स्वामी जब हमारे पराक्रम भाव में आ जाता है, पराक्रम भाव में आएगा तो क्या होगा, ऐसा जातक शूरवीर होता है, पराक्रमी होता है। यहाँ पर इस ग्रह को अच्छा माना जाता है। जब यहाँ पर छठे भाव का स्वामी पराक्रम आता है, ऐसा जातक अपने पराक्रम से वो सब कुछ प्राप्त करता है जो उसको चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहीं से भी अगर छोटे भाई बहन है इनके, तो उनको थोड़ा सा नुकसान होता है, खासतौर पर इनके छोटे भाइयों को। क्योंकि कई बार पराक्रम से जब ऐसे जातक अपनी संपत्ति का अर्जन ज़्यादा कर लेते हैं तो छोटे भाई को उम्मीद होती है कि भाई मुझे देगा, और ऐसे में जब नहीं देता है तो छोटा भाई अनावश्यक बैर भी अपने बड़े भाई से रख लेता है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ हमें अपने, क्योंकि जो बड़ा भाई होता है वो पिता के समान ही, उसको शास्त्रों में बड़े भाई को हमेशा पिता के समान देखा जाता है। तो कुछ ना कुछ उसे अपने छोटे भाई बहनों को अपनी संपत्ति में से अगर वो निकाल कर दे देते हैं तो ऐसे में क्या होता है, उन भाइयों की दृष्टि नहीं लगती है, नजर नहीं लगती है और धन में और भी वृद्धि होती है। और छोटे भाई बहनों से जो संबंध होते हैं, हम अगर थोड़ा सा उनके लिए कुछ कर देते हैं तो वो संबंध हमारे मधुर भी रहते हैं। इसके बाद अगर चतुर्थ भाव में ये आ जाए, छठे भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में आ जाए, चतुर्थ भाव हमारा कौन सा भाव है, हमारा घर सुख का भाव है, हमारा माता का भाव है सबसे पहली बात। अब यहाँ पर अगर चतुर्थ भाव में कोई भी आपका पाप ग्रह आ गए, जैसे मंगल, पाप ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है, सूर्य मंगल के आने से ये क्रूर ग्रह है, ये लोग अगर यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर मंगल के होने से, खास तौर पर सूर्य और मंगल के होने से आपको भूमि, भवन, वाहन सब कुछ प्राप्त होगा। और अगर शनि आ गए तो ये कहीं ना कहीं आपकी माता को रोगी भी बना देंगे। और ऐसे जातकों के अपनी माता की नहीं सुनना, माता से नहीं बनना और पिता से भी मतभेद रहना, क्योंकि अगर यहाँ पर शनि इत्यादि हुए तो वो कहाँ दृष्टि डालेंगे, आपके पिता के घर में भी दृष्टि डालेंगे। लेकिन ये अगर मित्र ग्रह है तो इससे क्या फायदा होगा, ऐसे जातकों की माता अच्छे पदों पर होती है और माता से भी ऐसे जातकों को धन लाभ होता है। और ऐसे लोगों के पिता भी उच्च पदों पर होते हैं, अच्छे पदों पर होता है, उनसे भी इनको धन लाभ होता है। मित्र ग्रह में हुए तो ये माता पिता की संपत्ति तो प्राप्त करते ही हैं, स्वउपार्जित धन में इनके पास काफी सारा होता है। अब ये निर्भर करता है कि यहाँ पर आपके अगर पाप ग्रह भी है तो क्या वो मित्र है या नहीं है, ये देखना पड़ता है। और अगर केवल पाप ग्रह हुए
तो कहीं ना कहीं ये आपको घर में कलह कराएंगे, आपके माता को आपसे दूर करेंगे, माता जी का स्वास्थ्य खराब होगा, तो कई सारी दिक्कतें ये देंगे। इसके बाद अगर यही ग्रह हमारा षष्ठेश हमारे पंचम भाव में आ जाए, पंचम भाव में आने से क्या होगा, यही बात आई कि अगर मित्र ग्रह है तो मित्र ग्रह से होने से क्या होगा कि यहाँ पर अगर ये आ जाते हैं पंचम भाव में आ जाता है तो जातक की पढ़ाई अच्छी होगी, जातक बुद्धिमान भी होगा मित्र ग्रह होने पर। और अगर ये मित्र ग्रह नहीं है तो बचपन में एक बार जातक की पढ़ाई का विच्छेद होगा, पढ़ाई से ये दूर भागेगा, पढ़ाई पढ़ेगा नहीं, लेकिन समय आने पर अपने ही ज्ञान से अपने धन का उपार्जन यानी कि सारी मेहनत इत्यादि, क्योंकि अगर कहीं से भी एक क्रूर ग्रह है या शत्रु ग्रह है तो जातक को ऐसी बुद्धि दे देंगे जिससे ये धन कमा लेते हैं। और लेकिन ऐसे जातकों की जब संतान होती है तो संतान भी इनकी बात नहीं मानती है। अब संतान बात क्यों नहीं मानेगी, क्योंकि इनका भी अपने परिवार में मतभेद रहेगा। यहाँ से ये लाभ भाव में दृष्टि डालेंगे, ये भी जिस समय संतान रहे होंगे उस समय अपने पिता की बात या माता की बात नहीं सुनेंगे, और जब ये माता पिता बनता है उस समय उनकी संतान भी इनकी बात नहीं सुनती है। तो ऐसे में इन चीज़ों का हमें अगर थोड़ा सा हम ध्यान रखें, अपने संस्कारों को भी अपने साथ लेकर चले, क्योंकि पंचम भाव क्या है, हमारा पूर्व जन्म का भी भाव है। यानी कि अगर हम अपने पंचम भाव को देख रहे हैं, कहीं से हमें लग रहा है कि हम अपने कई सारी चीज़ें हमारे जो पुरखों ने चलाई होती हैं, बाद में हम उनको अंधविश्वास या ढकोसला कहकर छोड़ दे रहे हैं और अपने को मॉडर्न घोषित कर रहे हैं कि अपनी चीज़ें, अपने परिवार में जो चीज़ें हमारी चली आ रही है, जो हमारी दादी दादा परदादा इन लोगों ने हमारी प्रथाएं चलाई थी, उनको कहीं ना कहीं हम छोड़ रहे हैं, तो हम अपना पंचम भाव पीड़ित कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम उन चीज़ों को भी मान लें, पंचम भाव हमारा पूर्व का भी घर है, पूर्व की चीज़ें भी दिखाता है। अगर हम अपने कुल देवी कुल देवता, अपने जो हमारे पितरों ने, इन्होंने हमारी चीज़ें चला रखी है, उनको भी हम थोड़ा सा मानते हुए चले, एकदम उनका विरोध नहीं करें, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी यानी कि अपनी संतान को भी हम अपने साथ लेकर चलते हैं। और वो चीज़ें जब उन्हें देते हैं तो क्योंकि संतान को कहाँ से प्राप्त होता है, अपने पिता से, पिता को कहाँ, अपने पिता से, तो वो चीज़ें आगे को ट्रांसफ़र जब होंगी तो कहीं ना कहीं हम अपने पुरखों की चीज़ें बढ़ाते हैं आगे को, तो हम अपने पितरों का भी आशीर्वाद लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि यही भाव हमारा दिखाता है, अगर पंचम भाव पीड़ित हुआ तो कई बार ऐसे लोग अपने कुल में भी कुलनाशक बन जाते हैं, यानी कि अपने कुल की बदनामी करवा देना भी इससे जुड़ा रहता है। पंचम भाव की अगर हम बात करें, अब अगर ये मित्र भाव हुआ, मित्र दृष्टि यहाँ पर रही, मित्र ग्रह है, तो ये कुल का नाम भी रोशन कर देते हैं। कई लोग अच्छे कम होते हैं लेकिन बहुत बड़े पदों पर चले जाते हैं, तो उससे उनके कुल का नाम, उस नाम से उनका कुल जाना जाता है, तो उनको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। पंचम भाव के बाद बात करें अगर हम छठे भाव की, छठे भाव का स्वामी जब छठे भाव में रहता है तो अत्यंत शुभ होता है। या अगर पाप ग्रह है, कहीं से भी शनि है, राहु है, केतु है, या यहाँ पर को मंगल है, सूर्य है, तो ये यहाँ पर शुभ फल देते हैं। अब अगर यहाँ पर शनि सूर्य है और कहीं से सूर्य और मंगल है, सूर्य और मंगल होने से क्या होगा, ऐसे जातक हमेशा कहीं ना कहीं को, क्योंकि यहाँ से इनकी दृष्टि सीधा आपके व्यय भाव पर होगी, व्यय भाव पर दृष्टि होने से ये आपको हमेशा ऋण में फंसा कर रहेगा। तो ऐसे जातक को कभी ऋण से डरना नहीं चाहिए, ऋण लें और पराक्रम करके अपने ऋण को उतारें, और ऋण से ही ये लोग बुलंदी हासिल करते हैं। पर ये जब भी किसी को ऋण देते हैं, इनका ऋण फंस जाएगा। ऐसे जातकों को कभी भी किसी को ऋण नहीं देना चाहिए, ऋण देने में सावधान रहना चाहिए। ऋण हमसे मांगता कौन है, हमारे अपने ही लोग मांगते हैं। तो ऋण ऐसा दें जो अगर वापस ना भी आए तो आपको उससे नुकसान ना हो, आपको बुरा ना लगे कि मैंने ऋण दिया था मेरा ऋण वापस नहीं आया, आप उसको दान समझ कर दें। इसके बाद हमारा छठे घर का स्वामी सातवें घर में आ गया। तो अगर ये सातवें घर में आता है, सातवां घर किसका घर है, हमारे दाम्पत्य का घर है, हमारे पार्टनर का घर है। अब रोग रिपु ऋण का स्वामी जब हमारे सप्तम भाव पर आएगा तो ये बहुत अच्छा काम तो नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं घर में कलह करवाएगा, मतभेद करवाएगा। ऐसे में कई बार जो एक धन होता है, धन की बड़ी मात्रा जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। कई बार जीवन साथी के साथ ऐसे मतभेद, खर्च किस किस तरह से होता है, जब बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं तो कोर्ट कचहरी में भी खर्च होता है, खर्च हमारे आपसी
मतभेदों के साथ साथ जीवन साथी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं तो उस पर भी खर्च होता है। दूसरा, अगर ये मित्र ग्रह है तो यहाँ पर जीवन साथी से धन की प्राप्ति भी होती है और ससुराल पक्ष से भी यहाँ पर धन प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ छठे भाव का स्वामी अगर हमारे सप्तम भाव में आ गया तो पार्टनर से धोखा मिलने की संभावना भी होती है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा पार्टनर्स के साथ बिजनेस करने में सावधान रहना चाहिए। और जीवन साथी के साथ जिसका छठे घर का स्वामी सप्तम भाव में है वो अनावश्यक कलह करने से अपने जीवन साथी से बचना चाहिए और धार्मिक कार्यों पर खर्च करवाना चाहिए। अब छठे घर का स्वामी हमारे अष्टम घर में आ गया। छठे का स्वामी अष्टम में आया तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर को तीसरा। अगर हम इसको यहाँ से गिने, अगर हम इसे भाव भाव के नियम से देखें तो ये हमारा छठा घर है। यहाँ से अगर हम गिनते हैं ये हमारा यहाँ आ गया। अब यहाँ से अगर हम गिने तो ये 11वां घर बन जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये तीसरे और 11वें का संबंध बन गया। यानी कि अगर छठे का स्वामी हमारे इस घर में आ गया तो क्या करना चाहिए ऐसे जातक को अपने तीसरा घर। देखिए भाव भावार्थ के अगर नियम से हम इसको देखें, ये जो एक कुंडली है ये भी अपने आप में एक पूरा यंत्र है। अगर हम इसको समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन को समझ जाते हैं। अब अगर हम ग्रहों के अनुसार अपने जीवन को देखें तो कहीं ना कहीं हम उसी हिसाब से पराक्रम भी कर रहे होते हैं। अब ये स्वामी अगर आकर हमारा यहाँ से इसको गिने भाव भावार्थ के नियम से हम देखते हैं तो ये 1 2 3 यहाँ पर आके बैठे हैं। तो तीसरा घर काल पुरुष की कुंडली में किसका है? पराक्रम का। जातक अपने पराक्रम से ही सब कुछ पाएगा, यहाँ पर है। अब लाभ का घर है यहाँ 11वां। काल पुरुष की कुंडली में लाभ का घर हमारा 11वां घर है और ठीक है यहाँ से 11वें का संबंध बना लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसने छठे घर से तीसरे और 11वें का संबंध बना लिया। अब तीसरा घर क्या है? पराक्रम। और 11वां घर क्या है? लाभ। यानी कि पराक्रम से ही अगर आप इन जो हमारी कुंडली है और जो ग्रह बैठे हैं इनके अकॉर्डिंग हम अपने ग्रहों को समझते हैं तो हमें उन्हीं चीज़ों से लाभ होता है। ऐसे जातक लाभ से ही, अपने पराक्रम से ही इनको लाभ होता है। दूसरा, ये लोग आध्यात्मिक भी बहुत होते हैं, चीज़ों को बहुत समझते हैं और ज्योतिष साधना इत्यादि इनको जल्दी फलित होती है। ये लोग तंत्र इत्यादि मंत्र इत्यादि इनको फलीभूत होते हैं। ये आराधना करें, आध्यात्मिक जगत की तरफ जाएं तो इनमें जल्दी इस तरफ एक तरह से इनका गुणों का विकास होता है। और ये गृहस्थ जीवन में रहने के बाद भी कई बार अपने ही घर के अंदर संन्यास्त हो जाते हैं, एकांकी जीवन होता है। और अगर यहाँ पर शनि और की दृष्टि हो, मंगल हो या किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि हो, ऐसे जातकों को वाहन इत्यादि भी मैं सावधानी से चलाने के लिए कहूँगी। क्योंकि अगर कहीं से मंगल यहाँ पर है और वो भी मित्र ग्रह में नहीं है, शत्रु ग्रह में है और राहु या शनि की दृष्टि उसमें पड़ रही है तो ऐसे जातक कई बार एक्सीडेंट जब इनके होते हैं तो बिल्कुल सडन वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। इनको थोड़ा सा जब अपने वाहन इत्यादि चलाएं तो अष्टम भाव को जरूर देख लें। अष्टम भाव से अगर वहाँ पर पाप ग्रहों की बहुत ज़्यादा दृष्टि है और राहु की भी है, मंगल भी वहीं है और शनि की दृष्टि है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जीवन के खतरा बना रहता है। तो इसलिए कई बार इन्हें यहाँ पर आने से अष्टम भाव में षष्ठेश जब अष्टम भाव में आ जाते हैं तो कई बार इन्हें जब मित्र ग्रह नहीं है, शत्रु ग्रह है और ऐसे में और वो भी कोई अगर शुभ ग्रह है तो जब अष्टम और छठे का स्वामी शुभ ग्रह है और 8वें में आकर बैठ जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि जातक अपने जो पूरा इसका जीवन है यानी कि एक ग्रह उसकी समस्याओं को ही निपटाने में अपना शुभत्व खत्म कर देते हैं। और पाप ग्रह है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं ना कहीं शत्रु अगर शनि इत्यादि या राहु इत्यादि शत्रु तो ये बनते हैं, बनने के बाद खत्म भी हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पर ऐसे में हमें हमेशा भगवान भोलेनाथ की को आराधना करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ के शरण में रहना चाहिए। अगर कहीं से भी शनि और मंगल राहु का यहाँ पर युति संबंध है, दृष्टि संबंध बन रहा है तो इन्हें निश्चित रूप से अपने जीवन में भोलेनाथ पर नित्य अभिषेक करना चाहिए। अब छठे भाव का स्वामी अगर नवम भाव में आ जाए, अब नवम भाव में आने से क्या होगा? नवम भाव हमारा क्या है? भाग्य का भाव।
भाग्य के भाव में हमारा जब छठे भाव का स्वामी आ जाएगा तो क्या होगा, हर कार्य में बाधा उत्पन्न होना। अगर मित्र ग्रह है, अच्छा है, शुभ ग्रह है, तो ये इस शुभ फल को बढ़ा देंगे, शुभत्व प्रदान करेंगे। अब कहीं से भी माना छठे भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु अगर भाग्य भाव में आकर बैठ गए तो भाग्य की वृद्धि कर देंगे, क्योंकि गुरु जो है वो श्रेष्ठ फल प्रदाता है नवम भाव में। सबसे ज्यादा गुरु की ये मूल त्रिकोण राशि है और इस भाव में श्रेष्ठ फल देते हैं। नवम भाव के जो कारक ग्रह हैं, हमें कई बार कारक ग्रहों को भी समझना पड़ता है, तो मैं इसलिए आपको सब चीजें साथ साथ में बता देती हूँ। कारक ग्रह नवम भाव में जो कारक ग्रह हैं वो है सूर्य और गुरु। और गुरु और सूर्य जब छठे भाव के स्वामी बनके हमारे भाग्य भाव में बैठ जाते हैं तो ये हमारे भाग्य में वृद्धि कर देते हैं। लेकिन यहीं पर अगर ये कोई शत्रु ग्रह है, शनि है, मंगल है, ये है, तो ये कहीं अगर मंगल है तो पराक्रम को बढ़ा देंगे, शनि है तो भाग्य से कहीं ना कहीं हमें ये विलंबित करवा देंगे। और अगर ये बुध बन गए हमारे, बुध जाकर भाग्य से और जाकर हमारे छठे भाव के स्वामी जो बुध है और वो जाकर हमारे नवम भाव पर बैठ गए, तो बुध क्या है कि शोध, तो कई बार बुद्धि को चंचल कर देना। तो ऐसे में कई बार हम लोग अपने कई सारी अच्छी चीजें करते करते भी रुक जाते हैं। तो मित्र ग्रह है तो ये हमें काफी सारी चीजें प्राप्त करवाएंगे। शत्रु ग्रह है तो ये कई सारे हमें भाग्य में तो बाधक बनेंगे ही बनेंगे। कई बार हम अपने गलत निर्णयों से भी अपनी चीजों को यहाँ पर गवा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर छठे भाव का स्वामी हमारे भाग्य भाव में आकर बैठ गए, भाग्य भाव ही नहीं है ये हमारा धर्म का भाव भी है, ऐसे जातकों को अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा धर्म के साथ ही चलना चाहिए। गलत जगहों पर, गलत चीजों पर अपना पैसा नहीं डुबाना चाहिए। अब अगर आ गए छठे भाव का स्वामी हमारे 10वें भाव पर, छठे का स्वामी 10वें में बैठ गया, ये मित्र ग्रह है, तब तो आपको अपने पिता की तरफ से भी पैतृक संपत्ति, पिता की तरफ से धन प्राप्ति, पिता के साथ अच्छे और मधुर संबंध बनेंगे। लेकिन ये कहीं से भी अगर पाप ग्रह है तो पिता के स्वास्थ्य में कमी होना, कई बार ऐसे जातकों के पिता का साया बहुत जल्दी इनके सर से उठ जाता है और पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत होना, पिता को सम्मान न मिलना, पिता से अपमान मिलना, स्वयं को भी पिता पुत्र का मतभेद होना। कर्म क्षेत्र में भी ऐसे जातकों को लगातार निरंतर संघर्ष करना पड़ता है अगर पिता से नहीं बनती है, क्योंकि ये हमारा अगर पिता का घर है तो ये हमारा कर्म क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र में कहीं पर भी अगर हम नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो ऐसे में अगर पिता से नहीं बनेगी तो उच्चाधिकारियों से भी नहीं बनेगी। यह हमेशा आप जोड़कर देखिए, जिन लोगों के अपने पिता से नहीं बनती है उनके अपने उच्चाधिकारियों से भी हमेशा ज्यादातर मतभेद रहते हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए ऐसे में कि कहीं ना कहीं हमारा 10वां भाव पीड़ित है, तो हमें उसे ठीक करने की कोशिश ऐसे में करनी चाहिए। और अगर यह मित्र ग्रह है तो यहाँ पर आपको ये लाभ देंगे, यहाँ से इनकी दृष्टि आपके माता के घर में पड़ेगी तो माता से भी आपको अच्छी धन की प्राप्ति होगी, ननिहाल पक्ष से आपको धन प्राप्त होगा। अब अगर छठे भाव का स्वामी हमारे लाभ भाव में आ जाए, अब लाभ भाव को आपको मैं फिर से समझाती हूँ। लाभ भाव जो है ये हमारा 3रे और 11वें का संबंध है। कैसे है ये आप देखिए, ये हमारा छठा घर है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 काल पुरुष की कुंडली में भी ये छठा घर है, यानी कि ये रोहिपुर ऋण का घर है। ऋण को अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसका संबंध हमारा 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर अगर हमारे स्वामी बैठ गए तो ऐसे जातकों को ऋण लेकर ही अगर ये काम करें तो ये बुलंदियां हासिल करते हैं और ऋण से इनको घबराना नहीं चाहिए। कई बार ऐसे जातक ऋण लेते हैं क्योंकि यहाँ से अब इसको देखो क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां घर बन गया, यानी कि छठे और 8वें का संबंध हो गया। ऐसे में अगर हमने ऋण लिया और ऋण अपने हमने निजी शौक में खर्च कर दिया तो ऋण उतारना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न में यहाँ पर जो हमारे ऋणेश और आयेश एक ही होते हैं। मिथुन लग्न में जो हमारे ऋणेश होते हैं वही हमारे आयेश होते हैं। कैसे, जैसे ये हमारा मिथुन लग्न है तो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 यानी कि मंगल, 8वां हमारा षष्ठेश कौन हो गए, मंगल। और अगर हम यहाँ से यहाँ लाभ भाव में जाएं तो यहाँ भी हमारे मंगल आ जाते हैं, यानी कि मेष राशि आ जाती है। 8 9 10 11 12 और 1,
मिथुन लग्न में ऋणेश और आयुष एक ही होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे जातक मिथुन लग्न के लिए विशेष तौर पर कह रही हूँ, ये लोग ऋण लेकर काम करें तो इन्हें बुलंदियां मिलती हैं। ये लोग बैंक इत्यादि में भी काफी सफल होते हुए देखे गए हैं, मार्केटिंग में सफल होते देखे गए हैं। और अगर मैं इस लग्न को हटा दूं, बाकी सारे लग्नों की बात करूं, मैं तो ये समझाने के लिए कह रही थी, अगर इसमें हम सभी की बात करें तो है क्या कि ये ऋणेश और आयुष को हम जोड़ दें, ये हमें हमेशा जिनके अगर यहाँ पर पाप ग्रह है, छठे भाव का स्वामी अगर कहीं से भी आपके पाप ग्रह है तो ये आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लाभ भाव है वहां पर कोई भी ग्रह जाकर बैठ जाए तो शुभ फल देते हैं, चाहे वो राहु हो, शनि हो, केतु हो, और इसके अलावा आपके मंगल हो, और सूर्य को तो यहाँ पर दिग्बल प्राप्त होता है। सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं, गुरु यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। अब ये यहाँ से दृष्टि कहाँ डालेंगे? आपके पंचम भाव पर। शुभ ग्रह है तो ये आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, और पाप ग्रह है तो ये आपके ज्ञान को वैसा ही, जैसे ग्रह है ये वैसा ही हमारे यहाँ पर रह ज्ञान भी कर देंगे। इसके बाद अब बात करते हैं हम, जो हमारा आया द्वादश भाव, व्यय भाव। अब व्यय भाव को जोड़े, व्यय भाव के ठीक सामने हमारा ऋण भाव रहता है। अगर हम इसको काल पुरुष की कुंडली से जोड़ कर देखें तो हमारे लग्न के सामने हमारा सप्तम भाव यानी कि हमारे जीवन साथी का भाव रहता है। तो ठीक इसको भी वैसे ही जोड़ कर देखें, ऋण को व्यय के साथ जोड़कर देखे। जैसे हमने अपने को हमारे क्या, जब विवाह होता है तो हमारा एक नया जीवन शुरू होता है पति पत्नी का साथ, और सारी समस्याएं ज्यादातर जो जीवन की चीजें होती हैं उसके बाद ही हमारे जीवन में घटित होती हैं। भाग्य उसके बाद साथ देता है, कई सारी चीजें हमारे उसके बाद जीवन में बदल जाती हैं। ठीक ऐसे ही ऋण और व्यय को आप जोड़कर देखिए कि आपने ऋण लिया, ऋण भाव का स्वामी व्यय भाव में चला गया तो क्या होता है, कई बार ऐसे जातक ये शत्रु ग्रह है तो क्या करते हैं, ऋण को अपने, शत्रु ग्रह है तब, अगर मित्र ग्रह है तो ये जातक ऋण से समाज में बुलंदियां हासिल कर लेते हैं। आज ऐसा नहीं है कि हम अंबानी लोगों का नाम सुनते हैं कि ऋण में नहीं, ये भी ऋण लेते हैं, ऋण लेकर काम करते हैं, पर ये भी बुलंदियां हासिल कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, ऋण लेकर मलाई खाते हैं, यानी कि ऋण लेकर घी पीना, उसको कहते हैं कि हमने ऋण लेकर अपने खाने पीने में बर्बाद कर दिया, अब हम देंगे कहाँ से। तो ऋण लेकर जो लोग व्यापार करते हैं वो हमेशा बुलंदियां हासिल करेंगे यहाँ पर से, और जो ऋण लेकर अपने भौतिक सुखों में खर्च कर देगा तो वो उतारेगा कैसे। ऐसे में कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। तो ऋण भाव को समझिए। अब फिर क्या होता है, जब ऋण में आप फंस जाते हैं, तमाम तरह से हो जाते हैं, तो फिर आप कई सारे मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, कई सारे लोगों के पास जाते हैं। उस समय ज्यादातर लोग आपसे कहते हैं ऋण विमोचन का पाठ कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, रत्न पहन लीजिए और बहुत सारी चीजें हैं। तब आप कहते हैं कि अब मैं सब कुछ कर चुका हूँ, थक चुका हूँ, अब मेरे से ऋण नहीं उतरता है। तो ऐसे में अपने कई बार आप अपने जिस कार्य को कर रहे होते हैं उसको भी बदलते हैं। और कई बार तो ऐसे लोग भी होते हैं जो एक साल में 3-3, 4-4 काम बदल देते हैं। लेकिन इस समय आपने, क्योंकि ये सारी कब चीजें होती हैं, मध्य अवस्था में 40 साल के आसपास में लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों में देखे गए हैं, घिरे देखे गए हैं। उस समय कई लोग व्यापार इत्यादि भी बदलना चाहते हैं। तो जो भी काम आपने अपने कम से कम 25-26 वर्ष की अवस्था से शुरू किया है, अगर उस काम को हम 40, 42, 45 वर्ष के बाद सीधे बदलने की सोचते हैं, वो भी कब, जब हम नुकसान में हो रहे होते हैं, तो उस समय हम किसी नए कार्य में भी सफलता हमें नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो आसपास हमारा समाज है वो हमें ये कहते हैं अरे ये तो यहाँ भी फेलियर थे, वहाँ भी फेलियर थे, और उस समय हम सडन 3-4 बिजनेस में भी फेल हो जाते हैं। जिसने हमें इतने साल हमारा साथ दिया, तो ऐसे में हमें उस व्यापार को नहीं छोड़ना चाहिए, उस नौकरी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ ग्रहों की ऐसी दशा आ रही होगी तभी हम उस चीज़ में फंसते हैं। ऐसे में हमें अपने पराक्रम को बढ़ाना चाहिए, और अपने पराक्रम को बढ़ाने के साथ साथ ऐसा काम करना चाहिए कि ऋण लेकर हम उस ऋण से अपने व्यक्तिगत जीवन पर उसको खर्च ना करें। ऋण लेकर हम ऐसा काम करें कि हम 2 का 4 कमा सकें, 4 का 8 कर सकें, और जैसे जैसे हमारी संपत्ति बढ़ते जाती है, हमारे पास माना 2 का 4 आया तो उसमें से 1 उठाकर हम अपना ऋण चुका दें। ये कोशिश जब भी हम करेंगे तो हम ऋण में नहीं फंसते हैं। तब जाकर इसके साथ
जब हमारा पराक्रम बढ़ता है, जब हमारी बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं, तब जाकर हमारा क्या होता है, ये हमारे जो ऋण विमोचन इत्यादि जितने हमारी चीजें बनी हैं, ये तब जाकर हमें उससे बाहर निकालते हैं। अक्सर होता क्या है, जब भी हम ऋण में फंसते हैं तो हम सबसे पहले अपना काम करना छोड़ देते हैं, पुराना काम बदल देते हैं, नया काम ढूंढते हैं, फिर हम वहां भी फंसते चले जाते हैं। और ये हमारा अक्सर कब होता है, जब हमारी महादशाएं भी अक्सर खराब चल रही होती है, खास तौर पर राहु की महादशा चली हो, ऐसे में हमारी मति भी थोड़ी सी गलत तरफ चली जाती है, भ्रम में पड़ जाती है, क्योंकि राहु क्या है, हमारे भ्रम के ग्रह है। इसलिए ज्योतिष के पास कुंडली दिखाने का एकमात्र मंतव्य यह है कि जैसे हम डॉक्टर के पास हम अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, और हम हेल्थ चेकअप क्यों कराते हैं, ये संतुष्टि के लिए कि हमारे अंदर कोई रोग नहीं है। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र में भी अगर हम रेगुलर अपनी कुंडली प्रेडिक्शन इत्यादि कराते रहते हैं, ऐसा नहीं, कई लोग कहते हैं कि हमने एक बार कराया था, एक बार पंडित जी ने बताया था, ऐसा नहीं होता है। गोचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और जो लोग गोचर के अकॉर्डिंग चलते हैं उस समय बता दिया जाता है कि इस समय ये गोचर है, इस समय ऋण लेना है या नहीं लेना है, सावधानी रखनी है, या किस ग्रह की आपको महादशा चली है। राहु की महादशा में कोई भी ज्योतिष आपको सलाह नहीं देंगे कि आप अपना कार्य बदल लो, या आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो। शनि की महादशा चली है तो कई सारे कार्यों में आपके कार्य तो होंगे, विलंबित होंगे जरूर, पर वही होंगे। ऐसी गुरु और शुक्र की महादशा ऐसी है कि ये लोग बहुत ज्यादा, जैसे गुरु और शुक्र जिसमें कारक नहीं भी होते हैं, लेकिन ये अपनी महादशाओं में नुकसान नहीं करते हैं। तो इस चीज का हमें अगर थोड़ी सी जानकारी है, इन्हीं महादशाओं में कई सारे रोग आते हैं। 40 के बाद आपको कहीं से राहु इत्यादि की महादशा लग गई तो इसमें रोग भी आते हैं। कहीं शनि राहु की युति साथ हुई तो ये चीज होता है। मंगल की आपको महादशा हो गई और शनि मंगल की युति है, या शनि मंगल आपके 6ठे 8वें से संबंध बना रखे हैं, और इस समय एक्सीडेंट होने के केस, वाहन दुर्घटना या कोई भी ऐसी चोट चपेट जिससे आपके लग सकते हैं। वाहन दुर्घटना में कई बार सडन डेथ भी हो जाती है, तो इसलिए ये चीजें बनाई जाती हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र, अगर हम ज्योतिषियों को अच्छी उसमें कुंडली प्रेडिक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या पड़ता है, शुल्क पड़ता है। तो हम लोग अपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए बचाने के लिए पंडित जी लोगों को दिखा देते हैं। कर्मकांड अलग है, पंडित जी लोग जो करते हैं पूजा पाठ, कर्मकांड है। शास्त्र जो है वो एक अलग विद्या है, तो वो उन्होंने सीखी होती है, वो उन्होंने सीखी होती है। दोनों अलग अलग पार्ट है, और हम लोग इसको क्या कराते हैं, मिला देते हैं। तो इस चीज़ से अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें, और थोड़ा सा अपने जीवन को, जिस तरह हम डॉक्टर को फीस देते हैं, वकील को फीस देते हैं, ऐसे ही हर जगह जाकर हम कुछ देते हैं, तो फिर यहाँ पर लोग, क्योंकि मैं अभी इसलिए कह रही हूँ, ज़्यादातर लोग यही सोच कर आते हैं कि बस फ्री में काम हो जाए। अभी आपको शास्त्रों का पता ही नहीं है। जिस दिन आप शास्त्र ज्ञान कर लेंगे तो शायद आप खुद भी ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे फ्री में नहीं दिखानी चाहिए। और पर्सनल अगर आपको कुंडली प्रेडिक्शन करवानी है तो मेरा इसी में नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इसमें मुझे जो भी नंबर है इसमें आप अपनी जन्म तिथि वगैरह व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के बाद जो चीज़ शुल्क है उस शुल्क को पेड करने के बाद आप कुंडली दिखा सकते हैं। और अंत मैंने अभी पहले आपसे कहा नहीं, इस समय कहूँगी कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों से भी इसको शेयर करें। फिर मिलूंगी मैं अगले वीडियो में सप्तम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।